हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th भारतीय भवन बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम कुल 10 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों का आंसर किया था। आज के इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, अयस्कों के निस्तापन एवं भर्जन से क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर है कि निस्तापन एवं भर्जन में अंतर निम्नलिखित है। पहला है निस्तापन कि इसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में क्या होता है कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है और भर्जन में वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है। फिर दूसरा अंतर है कि यह कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। निस्तापन जो होता है वह कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भर्जन जो होता है यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। तो निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है और भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा है अंतर के एल्युमिनियम के ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट NaCO3, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट आदि का निस्तापन किया जाता है। तो निस्तापन में एल्युमिनियम के ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एवं जिंक कार्बोनेट आदि का निस्तापन किया जाता है, जबकि भर्जन में जिंक सल्फाइड, HgS, PbS आदि का भर्जन किया जाता है। फिर चौथा अंतर है कि इनमें अशुद्धियाँ CO2 के रूप में मुक्त होती है, जबकि भर्जन में अशुद्धियाँ जो होती है वह SO2 के रूप में मुक्त होती है। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे और यह बताए कि यह गैसें अक्रियशील क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है और यह बताना है कि ये गैसें अक्रियशील क्यों होती है। तो पहला है हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 होता है। फिर नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। फिर आर्गन है उत्कृष्ट गैस, इसका परमाणु संख्या 18 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 होता है। फिर क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 8 होता है। तीसरा है जेनॉन। जेनॉन का परमाणु संख्या 54 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 18, 8 होता है। फिर है रेडॉन। रेडॉन का परमाणु संख्या 84 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 32, 18, 8 होता है। तो देखिए कुल उत्कृष्ट गैसें कितने हैं, तो 6 है। पहला हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टॉन, पांचवा जेनॉन और 6वां रेडॉन। तो कुल हमारे पास उत्कृष्ट गैसें कितने हैं, 6। हीलियम के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, नियोन के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, आर्गन के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, क्रिप्टॉन के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, जेनॉन के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है और रेडॉन के भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। अब देखते हैं कि ये गैसें अक्रियशील क्यों होती है। तो उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के सेल इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए ये दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हीलियम परमाणु का प्रथम सेल ही अंतिम सेल होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, अतः यह सेल भी पूर्णतः भरा हुआ है। अन्य उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं में के वायतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है, इसलिए उत्कृष्ट गैसें अक्रियशील होती हैं। तो उत्कृष्ट गैसें अक्रियशील क्यों होते हैं, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उनका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, यानी वह पूर्ण होती है, इसलिए वह अस्थायी होते हैं और यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसें अक्रियशील होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर,
14 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। आंसर है कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। तो रासायनिक बंधन किसे कहा जाता है, तो वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होता है, पहला आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन। तो देखिए, पहला है कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं, तो यह दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। आयनिक बंधन किस प्रकार बनता है, तो यह दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। एग्जाम्पल के लिए NaCl का बनना, तो NaCl किस प्रकार बनता है, तो सोडियम का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्लोरीन चाहता है कि हमारा अष्टक पूर्ण हो जाए, इसलिए वह सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को वो अपने तरफ ले लेता है, यानी सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को त्याग देता है, जिससे क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो जाता है और सोडियम पर प्लस चार्ज लग जाता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज लग जाता है, जिस प्रकार NaCl बनता है। फिर दूसरा है कि सहसंयोजक बंधन, तो जब दो परमाणु के बीच आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अष्टक पूर्ण होता है तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के फलस्वरूप अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उसे ही सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे Cl2 का बनना, क्लोरीन यानी 2 क्लोरीन है और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो अपने 1 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार क्लोरीन क्लोरीन मिलकर Cl2 बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वैद्युत संयोजक बंधन यानी आयनिक बंधन क्या है। आयनिक बंधन का यह दूसरा नाम वैद्युत संयोजक बंधन है और यह कैसे बनता है, तो आंसर है कि किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा व्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। तो देखिए, किसी भी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए वैद्युत संयोजन बंधन के निर्माण में तत्व का परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर उन्हें प्राप्त कर आयन में परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। तो वैद्युत संयोजक बंधन क्या है और यह कैसे बनता है, तो किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तन होने के लिए उसके द्वारा व्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। वैद्युत संयोजक बंधन के निर्माण में तत्व का परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर उन्हें प्राप्त कर आयन में परिवर्तित होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। तो फिर अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सहसंयोजक बंधन से क्या समझते हैं, इसके बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 की सहसंयोजक बंधन से आप क्या समझते हैं, इसके बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु के पास अपने निकटस्थ यानी निकट उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तब दोनों परमाणु आपस में समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो साझेदारी में शामिल इलेक्ट्रॉन युग्मों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के बीच बना बंधन सहसंयोजक बंधन है। तो आपने समझा कि सहसंयोजक बंधन से आप क्या समझते हैं तथा इसके बनने की प्रक्रिया यानी यह किस प्रकार बनता है। तो जब दो संयोग करने वाले दोनों परमाणु के आपस में निकटस्थ उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तब दोनों परमाणु आपस में समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं और साझेदारी में शामिल इलेक्ट्रॉन युग्मों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है। इस प्रकार दोनों परमाणुओं के बीच बना बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। तो फिर अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो देखिए, HCl, CCl4, मीथेन, CH4, O2 और Cl2, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CCl4
तो देखिए पहला है HCl। HCl सहसंयोजक बंधन किस प्रकार बनाते हैं हम देखेंगे। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से संयोग बना लेता है यानी साझा कर लेता है, जिस प्रकार क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन एकल सहसंयोजक बंधन बनाता है और इस प्रकार HCl का निर्माण होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 1 है और क्लोरीन 4 है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन 1 है और क्लोरीन 4 है, 1 2 3 और 4। सभी क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सभी क्लोरीन क्या करते हैं कि कार्बन के एक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेते हैं। देखिए पहला कार्बन के एक परमाणु से साझा किया, फिर दूसरा कार्बन के एक परमाणु से साझा किया, तीसरा क्लोरीन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा किया और चौथा क्लोरीन भी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा किया। इस प्रकार सभी क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हुआ, क्योंकि अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो चारों क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं और कार्बन भी इनके 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपना 4 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है और पहले से ही कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिस प्रकार कार्बन भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार सिंगल बॉन्ड बनाते हुए CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। फिर तीसरा है मीथेन। तो अब देखिए मीथेन है तीसरा। तो मीथेन किस प्रकार बनता है। तो यहाँ पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो देखिए कार्बन 1 है, कार्बन के चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसलिए यह चारों हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा बनाकर अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है और इस प्रकार एकल सहसंयोजक बंधन बनाते हुए मीथेन का निर्माण होता है यानी CH4 का निर्माण होता है। फिर है O2 किस प्रकार बनता है। तो जब 2 ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो O2 का निर्माण होता है। तो देखिए ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 और 2 6। तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इस अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑक्सीजन जो है यह दूसरे ऑक्सीजन के साथ इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा बनाता है। फिर ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा बनाता है, जिस प्रकार दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है और यह द्विसहसंयोजक बंधन बनाते हैं और इस प्रकार O2 का निर्माण होता है। फिर एक क्लोरीन गैस Cl2 कैसे बनता है। तो क्लोरीन क्या करते हैं कि क्लोरीन भी आपस में 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा बनाते हैं, क्योंकि इनका अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन साझा बना लेता है दूसरे क्लोरीन से, जिस प्रकार उनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पर पहला क्लोरीन इस दूसरे क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा बनाया, फिर यह क्लोरीन इसके 1 इलेक्ट्रॉन से साझा बनाया, जिस प्रकार दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया और ये एक एकल सहसंयोजक बंधन बनाते हुए Cl2 का निर्माण होता है। तो अब देखिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों की विभिन्नताओं का वर्णन करें। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों की विभिन्नताओं का वर्णन करना है। तो आंसर है कि आयनिक और सहसंयोजक यौगिक में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला है आयनिक, ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है कि जब सोडियम जो है वह क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिस प्रकार क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो जाता है और इस प्रकार NaCl बनता है और Na पर एक प्लस चार्ज लग जाता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज लग जाता है। फिर सहसंयोजक बंधन, जबकि सहसंयोजक बंधन जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनते हैं, यानी सहसंयोजक बंधन में जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनाते हैं तो वह सहसंयोजक बंधन कहलाते हैं। जैसे मीथेन जो है वह मीथेन यानी CH4, यहाँ पर कार्बन जो है वह हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करता है और एकल सहसंयोजक बनाते हुए CH4 यानी मीथेन बनाता है। फिर दूसरा है अंतर की इलेक्ट्रॉन आयनिक में
यह आयनों से बनते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं वह आयनों से बनते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह उदासीन अणुओं से बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक किससे बनते हैं? उदासीन अणुओं से बनते हैं। फिर अगला अंतर है 3 नंबर कि इनके दौरान एवं क्वथनांक कुछ होते हैं, यानी आयनिक यौगिकों के दौरान एवं क्वथनांक कुछ होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक के दौरान एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। फिर है कि विद्युत अपघटन करने पर ये विघटित हो जाते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं उन्हें विद्युत अपघटन करने पर ये विघटित हो जाते हैं, जबकि सहसंयोजक बंधन विद्युत अपघटन प्रायः नहीं होता है। सहसंयोजक यौगिक का विद्युत अपघटन नहीं होता है। फिर अगला है कि विलयन में ये तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं वह विलयन में तीव्रता से यानी तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह विलयन में इनकी अभिक्रियाएं प्रायः धीरे धीरे होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में आपको निम्नलिखित विभिन्नताओं का वर्णन मिला होगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो वैद्युत संयोजक यौगिकों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 19 नंबर में वैद्युत संयोजक यौगिक यानी आयनिक यौगिक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो आंसर है कि वैद्युत संयोजक यौगिक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कि ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं, जिससे क्रिस्टल या रवा का निर्माण होता है। फिर दूसरा है कि इनके धनायन एवं ऋणायन के बीच मजबूत स्थिर वैद्युताकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम लोग इसका द्रव्यंक एवं क्वथनांक कुछ होता है। तो वैद्युत संयोजक यौगिकों में इनके धनायन एवं ऋणायन के बीच मजबूत स्थिर वैद्युताकर्षण बल कार्य करता है, जिससे इनका द्रव्यंक एवं क्वथनांक कुछ होता है। तीसरा है कि यह जल में प्रायः विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। फिर चौथा है कि ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। चौथा है कि आयनिक यौगिक यानी वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं यह द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन 20 नंबर में है कि सहसंयोजक यौगिकों की मुख्य विशेषताएं क्या है। आंसर है कि सहसंयोजक यौगिकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं द्वारा बने होते हैं। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल आयनिक यौगिक की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं के बने होते हैं। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वह आयनिक यौगिकों की अपेक्षा में काफ़ी कम होता है। दूसरा है कि सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यंक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। फिर तीसरा है कि सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में प्रायः विलेय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह जल में अविलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ग्लूकोज और यूरिया अपवाद में हैं। फिर चौथा है कि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं के बने होने के कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं आपको समझ में आई होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, परमाणु संख्या 6, 7 और 8 वाले तत्वों की संयोजकता एवं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इनमें किस प्रकार की संयोजकता है और क्यों। आंसर है कि परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगी। अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, यानी जरूरत होगी। अतः इसकी संयोजकता +4 होगी। फिर है कि परमाणु संख्या 7 वाला तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा। अष्टक पूरा करने के लिए इसे 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी ग्रहण करना पड़ेगा। अतः इसकी संयोजकता जो होगी वह 3 ऋणात्मक होगी, क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से लेगा, इसलिए 3 ऋणात्मक होगा। संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व या परमाणु जो होता है वो अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करने के लिए किसी भी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या अपने पास के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो उसे ही हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो फिर है कि परमाणु संख्या 8 वाला, तो देखिए परमाणु संख्या 8 वाला तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगी। अतः अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। अतः इसकी संयोजकता जो होगी वह 2 ऋणात्मक होगी।
अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर के अष्टक नियम क्या है। एक आयनिक और एक सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण देते हुए इस नियम को समझाएं। आंसर है कि निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि वाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने पर स्पष्ट होता है कि वाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, जिससे यह किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अतः अन्य तत्व अस्थायी होने के लिए अपने नज़दीकी निष्क्रिय गैस की भांति रचना बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन का साझा करके या इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करते हैं। इस नियम को ही अष्टक नियम कहते हैं। एक आयनिक यौगिक का उदाहरण NaCl का बनना है। NaCl का बनना है जैसे आप देखेंगे कि NaCl किस प्रकार बनता है। तो सोडियम यानी Na का परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। और क्लोरीन का परमाणु संख्या 7, इस परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। यानी क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, जबकि सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे अपना अष्टक पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी दूसरे तत्व यानी क्लोरीन को त्याग कर देगा, जिस कारण इसका दूसरा तत्व जो होगा वह अंतिम कक्षा बन जाएगा और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सोडियम जो है वह अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को त्याग करता है, जिस प्रकार सोडियम पर प्लस चार्ज बन जाता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज बन जाता है। इस प्रकार सोडियम और क्लोरीन बनते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि अष्टक नियम किसे कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से कि निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि वह इनके वाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, जिससे ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। अतः अन्य तत्व भी अपने अष्टक यानी अस्थायी होने के कारण अपने नज़दीकी गैस की भांति रचना बनाना चाहते हैं, यानी उनके तरह ही अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। और पूर्ण करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं या इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं। तो इसे ही हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। तो आप लोगों ने उदाहरण के साथ समझा NaCl का बनना। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व A ऑक्सीजन में जलकर एक आयनिक यौगिक AO बनाता है। यदि यह तत्व क्लोरीन और गंधक के साथ संयोग करे तब किस प्रकार के यौगिक बनेंगे। तो आंसर है कि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है। इनके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अष्टक पूर्ण करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तत्व A जो है वह O को 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान किया है, यानी A के पास अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण जब यह क्लोरीन से संयोग करेगा तो यह ACl2 बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए A के पास 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार दोनों क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉनों को अपना त्याग कर देगा, जिस कारण दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी अंतिम कक्षा में 8 पूरा हो जाएगा, यानी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार A पर 2 प्लस चार्ज लग जाएगा और क्लोरीन पर 2 माइनस चार्ज लग जाएगा। क्योंकि A के पास 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन पहले वाले क्लोरीन को दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन को दिया, इसलिए A पर 2 प्लस चार्ज और क्लोरीन पर 2 माइनस चार्ज लगा, यानी आयनिक यौगिक बनेगा। इस प्रकार से S के साथ बंधन किस प्रकार से बनेगा। तो A के पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक था, इसलिए S के अंतिम कक्षा में देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए A जो होगा वह अपना दोनों इलेक्ट्रॉन S को त्याग देगा। जिस प्रकार A पर 2 प्लस चार्ज लग जाएगा और S पर 2 माइनस चार्ज लग जाएगा, क्योंकि S ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और A ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, यानी यह भी आयनिक यौगिक बनाएगा। तो आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वैद्युत संयोजक यौगिक के दौड़ांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु सहसंयोजक यौगिकों के दौड़ांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है, समझाना है। तो आंसर है कि वैद्युत संयोजक यौगिकों के दौड़ांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके परमाणुओं में धनायनों एवं ऋणायनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इनका जो होता है दौड़ांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः वैद्युत संयोजक यौगिकों यानी आयनिक यौगिकों के दौरान एवं क्वथनांक जो होते हैं वह उच्च होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत संयोजक यौगिक के दौरान एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। तो देखिए, वैद्युत संयोजक यौगिक के दौरान एवं क्वथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इनके धनायन और ऋणायन आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। जिसे तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः वैद्युत संयोजक यौगिकों के दौरान एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के दौरान एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों के उदासीन अणुओं के मध्य स्थित अंतराणु आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। क्यों? तो देखिए, क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों के उदासीन अणुओं के मध्य में स्थित अंतराणु आकर्षण बल जो होता है वह बहुत कमजोर होता है, अतः अणुओं को अलग करने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी कारण सहसंयोजक यौगिकों के दौरान एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि आयनिक यौगिकों के दौरान एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के दौरान एवं क्वथनांक निम्न क्यों होते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है कि जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। तो आंसर है कि जस्ता का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड है। जस्ता का प्रमुख अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड है, जिससे जस्ता की प्राप्ति के लिए अयस्क को सांद्रित करके वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। अब जिंक ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अवकरण कराने से जस्ता की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में गर्म करने पर यह जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है और H2 गैस मुक्त होता है। अब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अवकरित कराते हैं, यानी कार्बन यहाँ पर देखिए लिखा है कि सांद्रित कर वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। अब जिंक ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अवकरण कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अवकरण कराने पर यहाँ पर जिंक यानी जस्ता की हमें प्राप्ति हो जाती है और जो यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जस्ता का निष्कर्षण का सिद्धांत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। अब है 26 नंबर क्वेश्चन कि पारा धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। तो आंसर है कि पारा का प्रमुख अयस्क जो होता है वह सिनेबार होता है। इससे पारा का निष्कर्षण के लिए सांद्रित अयस्क को चारकोल के साथ ग्रहण करने पर पारा प्राप्त होता है। तो पारा का निष्कर्षण कैसे होता है आपको समझ में आया होगा कि पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। इससे पारा का निष्कर्षण के लिए सांद्रित अयस्क को चारकोल के साथ ग्रहण करने पर पारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है कि सिनेबार को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 2HgO यानी पारा ऑक्साइड प्लस SO2 गैस के रूप में मुक्त होता है। फिर HgO को जब हम कार्बन के साथ अवकरण कराते हैं तो यहाँ पर Hg यानी हमें पारा प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपाय है? तो ऐसा है कि धातुओं की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु की ऊपरी परत पर धीरे धीरे क्षय होने लगता है और यही क्षय जो होता है वह धातुओं का संक्षारण कहलाता है। तो देखिए, धातु की सतह पर जो होता है वह वायु के ऑक्सीजन द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प या सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादियों के द्वारा अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के ऊपर एक परत का निर्माण हो जाता है, यानी परत धीरे धीरे क्षय होने लगता है और इस क्षय होने के कारण को ही धातु का संक्षारण कहते हैं। फिर है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जैसे लोहे के बाहरी सतह पर ग्रीस या वार्निश लगाकर एक पतली परत चढ़ा देते हैं। तो पहला है कि लोहे के बाहरी सतह पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस या वार्निश लगाकर एक पतली परत चढ़ा देते हैं। दूसरा है कि लोहे के ऊपर पेंट कर देने से यह वायु एवं जल से अभिक्रिया नहीं करता है। फिर तीसरा है कि लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ा देने से संक्षारण रुक जाता है। और चौथा है कि विद्युत लेपन द्वारा भी जंग लगने से बचाया जा सकता है। फिर पांचवा है कि लोहे को अन्य धातु या अधातु के साथ समांग मिश्रण यानी मिश्र धातु तैयार करके जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि धातुओं का संक्षारण से आप क्या समझते हैं और धातुओं को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है। तो धातुओं को जंग लगने से निम्नलिखित प्रकार से बचाया जाता है। सबसे पहले लोहे के बाहरी सतह पर ग्रीस या वार्निश लगाकर एक पतली परत चढ़ा देते हैं। इस प्रकार भी
लोहे में जंग लगना बंद हो जाता है। फिर दूसरा है कि लोहे को ऊपर पेंट कर देते हैं, जिस कारण वह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। फिर तीसरा है कि लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ा देने से भी संक्षारण रुक जाता है। चौथा है कि विद्युत लेपन द्वारा भी जंग लगने से बचाया जा सकता है। पाँचवा है कि लोहे को अन्य धातु या अधातु के साथ समांग मिश्र धातु तैयार करके भी जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है कि आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों में निम्नलिखित गुणों के आधार पर भेद के संघटक तत्वों के बीच क्रियाकारी बलों का दृढ़ता। यानी देखिए 30 का नंबर क्वेश्चन है कि आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों में निम्नलिखित गुणों के आधार पर भेद करें। पहला है कि संघटक तत्वों के बीच क्रियाकारी बलों का दृढ़ता। तो आंसर है कि आयनिक यौगिक में धनायन एवं ऋणायन होने के कारण संघटक तत्वों के बीच क्रियाकारी बल की दृढ़ता अधिक होती है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों का कम होता है। फिर दूसरा है कि यौगिकों की जल में विलेयता। तो आंसर है कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक की जल में विलेयता नगण्य होती है। फिर तीसरा है पदार्थों में वैद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, जबकि 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 सहसंयोजक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अब अगला 30 का ख प्रश्न है कि स्पष्ट करें कि निम्नलिखित धातुएं अपने यौगिकों से अवकरण विधि द्वारा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो पहला है कि धातु M जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित है। तो देखिए धातु M जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित है, उसके ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अवकरण कराने पर हमें जिंक की प्राप्ति होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। फिर अगला है ख का दूसरा नंबर है कि धातु N जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर है। तो धातु N जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, अर्थात जो अत्यंत क्रियाशील होती है, उन धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके धातु को प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है कि जो NaCl क्या करता है, NaCl को वैद्युत अपघटित कराने पर यह Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 धातु एवं धातु का सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में कार्बन तथा उसके यौगिक यानी चैप्टर नंबर 4 के प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे।